आज व्यू 360 में श्रीनगर की जामे मस्जिद एक अरसे से जुमे की नमाज के लिए बंद, मुसलमानों को तशवीश। हुकूमत हिंदुस्तान की ज़बरदस्त खामी है कि इन्होंने ये मरकज़ी मस्जिद जो सदियों से चल रही है वो बंद रखी है, जुमा की, खासकर जुमा की रोज़। क्या ईंटों के भट्टों में माया गैस का इस्तेमाल माहौल और भट्टा मालिकान के लिए फायदेमंद हो सकता है? मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं अगर एक जंगल बचा लूँगा। अगर तालीम ऑनलाइन है तो फीस पहले जितनी क्यों? अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटियों के दोबारा ऑनलाइन जाने पर गैर मुल्की तालिब इल्मों के तहफ़्फ़ुज़ात। मुझे नहीं लगता कि ये मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना है कि हम इतनी रकम अदा करें जितनी हम कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतज़ामिया ने हज़ारों गैर मुनाफा बख्श तंजीमों, खैराती इदारों और इंसानी हुकूक के इदारों के बैरूनी ममालिक से फ़ंड्स हासिल करने पर पाबंदी आयद की है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत इन तंजीमों की सख्त छानबीन की जा रही है। जिन इदारों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें सबसे नुमाया मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, जिसे तकरीबन 70 साल पहले नोबेल इनाम याफ्ता मसीही राहिबा मदर टेरेसा ने भारतीय शहर कोलकाता में शुरू किया और जिसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किए गए कामों की वजह से पूरी दुनिया में माना जाता है। ताहम भारत में दाएं बाजू के हिंदू कौम परस्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मसीही इदारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी हिंदुओं को उनकी मर्जी के खिलाफ या लालच देकर मजहब तब्दील करने पर मजबूर कर रहा है। दुनिया भर में मजहबी आज़ादी पर नज़र रखने वाले एक अमरीकी इदारे यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सालाना 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। कौमी और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें मजहबी अक़लियतों को बड़े पैमाने पर हरासा करती हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने शहरियत एक्ट CAA नाफिज किया, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से नकल मकानी करके भारत आने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध मत, जैन, पारसी और मसीही मज़ाहिब के उन अफराद के लिए शहरियत हासिल करने का रास्ता फ्राहम करता है जो 2014 से कबल भारत आए हों या वो 6 साल तक भारत में मुकीम रहे हों। इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों ने इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। नाक़दीन का कहना है कि जब हुकूमत इस मंसूबे के तहत नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का अमल मुकम्मल करेगी तो इससे मुमकिना तौर पर लाखों मुसलमानों को हिरासत, बेवतनी और मुल्क बदरी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। मोदी हुकूमत इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है। 30,000 नमाजियों की गुंजाइश रखने वाली श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से जुमे की नमाज के लिए बंद रही है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हुकाम का कहना है कि मस्जिद को वबा के दौरान जुमे की जमात में नमाजियों की बड़ी तादाद के खदशे के बायस बंद किया रखा गया है, लेकिन कोविड के केसेस में कमी आने के बावजूद भी जामे मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त न देने पर मुसलमान कम्यूनिटी की जानिब से शदीद मज़म्मत का इजहार किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार की इस रिपोर्ट में। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 600 साल पुरानी तारीखी जामे मस्जिद गुज़श्ता 5 माह से ज़्यादा अरसे से जुमे की नमाज के लिए बंद है। ये मस्जिद कश्मीरी मुसलमानों के लिए मजहब के साथ सियासत का भी एक अहम मरकज रही है। जामिया मस्जिद के मेंबर से कश्मीर की सरगर्दा मजहबी और सियासी शख्सियत मीरवाइज मौलवी उमर फारूक कश्मीर की सियासी जद्दोजहद पर तकारीर किया करते थे, लेकिन खित्ते की नीम खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म किए जाने के बाद से वो मुसलसल घर में नज़रबंद है और इलाके के मुसलमान मस्जिद की बंदिश पर शदीद नाराज़ हैं। मैं तो इतना मानता हूँ कि ये हुकूमत हिंदुस्तान की ज़बरदस्त खामी है कि इन्होंने ये मरकज़ी मस्जिद जो सदियों से चल रही है वो बंद रखी है, जुमा की, खासकर जुमा के रोज़। मैं तो बिल्कुल मतलब यहाँ जब से मैं स्टडी कर रहा था, मैं तब से यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आता था। ये बहुत बड़ा मरकज़ है, ये सारे आलम और अजम का मरकज़ है, ये सिर्फ तुम्हारा और मेरा ही नहीं है। इनका इसमें क्या मकसद है? मुसलमानों को दबाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की जानिब से आईन में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने के बाद जामे मस्जिद को बंद कर दिया गया था। इसका मकसद मस्जिद को किसी एहतजाज का मरकज़ बनने से रोकना था। इसके बाद से कोरोना की वबा को वजह बताकर मस्जिद को जुमे की नमाज के लिए बंद रखा जाता रहा है। ताहम ये बंदिश इस वक्त भी नहीं हटाई गई,
जबकि कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में कमी आई और हुकूमत ने केसेस में कमी आने के बाद बड़े इज्तिमात पर से पाबंदी उठाई। मुकामी हुकूमत इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका और दीगर मीडिया के इदारों के सवालात का जवाब देने से गुरेज करती आई है। सिर्फ SOP फॉलो करने। चलिए, थैंक यू। बीजेपी का कहना है कि मस्जिद की इंतजामिया मस्जिद के अहाते में भारत मुखालिफ मुजाहरे रोकने में नाकाम रही है। एज़ मुस्लिम होने के नाते मुझे भी बहुत बुरा फील होता है जब किसी मस्जिद में मजबूरन हमें सिक्योरिटी रिव्यू को देखकर वहाँ पर वो कदम उठाना पड़ता है। आपको पता है जामिया मस्जिद एक हिस्टोरिकल मस्जिद है हमारी यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग उस जामिया मस्जिद का नाम ख़राब करने में लगे हैं। तो इस तरीके की ताकतें वहाँ से कहीं ना कहीं कश्मीर को आग देना चाहती है। जो हम चाहते हैं कि यहाँ आग ना लगे, अमन रहे, उस सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर वो देखा जा रहा है। लेकिन जब लगेगा कि वहाँ पर हालात ख़राब नहीं होंगे और वापस इंशाल्लाह वहाँ नमाज पढ़ी जाएंगी और वापस वहाँ खुतबे और अजान चालू हो जाएगी। हिंदुस्तान का दस्तूर हर एक को यह हक देता है कि अपने मज़हब की जो भी बुनियादी तालीमात हैं उन पर अमल करें, और इस चीज़ को अमल करने से रोकना ये हिंदुस्तान के दस्तूर की आर्टिकल 25 का बराह रास्त वायलेशन है। कश्मीर के अंदर और बाहर बहुत से हलके जामिया मस्जिद की इस बंदिश को मोदी सरकार के इन इकदामात के एक हिस्से के तौर पर ही देख रही हैं, जिसे इंसानी हुकूक की तंजीमें मजहबी अक़लियतों के हुकूक पर कदगन कहती हैं। क्रिश्चियंस जो क्रिसमस मना रहे थे उन पर अटैक्स हो गए, तो ये हिंदुस्तान में एक वतीरा बन गया और लोगों को लगता है कि कानूनन गर्चे हिंदुस्तान अभी भी एक सेकुलर रियासत है, लेकिन ये अमलन एक फस्ताई रियासत का रूप इख्तियार कर रही, और हिंदुत्व के नाम पर एक फस्ताई रियासत जिसकी नज़ीर सिर्फ जर्मनी में देखी जा सकती है, जो वहाँ यहूदियों के साथ हुआ उसी से मुकाबला इसका किया जा सकता, वो सिचुएशन हिंदुस्तान में हो रही। जामिया मस्जिद की बुनियाद 600 साल कबल सुल्तान सिकंदर ने रखी थी। एक तवील अरसे से ये मस्जिद हुक्मरानों के खिलाफ कश्मीरी अवाम की मज़ाहमत की अलामत रही है। 1819 ईस्वी में भी सिख हुक्मरानों ने इसे 21 साल तक नमाजों के लिए बंद रखा था। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। लाहौर गुज़िश्ता कई सालों से सर्दियों में स्मॉग से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। हवाई आलूदगी की कई वजूहात में से एक ईंटों के भट्टे भी हैं। एक भट्टे में आग जलाने के लिए 300 से 400 मन लकड़ी डाली जाती है, जिसके बाद जाकर कोयला आग पकड़ता है। ये सारा अमल भट्टा मालिकान को भी महंगा पड़ता है और माहौल को भी आलूदा करता है। एशिया के 8 मुल्कों के दरमियान इलाकाई ताउन के ज़रिए पहाड़ी इलाकों में बसने वाली आबादियों और माहौलियाती मसाइल के हल के लिए काम करने वाला एक इदारा पाकिस्तान में ईंटों के भट्टों के लिए अब माया गैस या LPG का इस्तेमाल मुतारिफ करवा रहा है। इससे पहले ये इदारा भट्टों के लिए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करवा चुका है। नई टेक्नोलॉजी कारोबार और माहौल के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, जानते हैं समन खान की इस रिपोर्ट में। सूबे पंजाब की तहसील जड़ावाला में शहजाद अशरफ शाही के भट्टे पर खूब हलचल है। बारिश के बाद बंद पड़े उनके ईंटों के भट्टे पर आज दोबारा आग जलाई जा रही है और सूबे भर से भट्टा मालिकान इसका मुशाहिदा करने आए हैं, क्योंकि इस बार कोयले को आग लगाने के लिए लकड़ी का नहीं बल्कि पहली बार LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टार्ट करने के लिए पहले हमें कुछ 350-400 मन लकड़ लेनी पड़ती थी। उसके साथ हमारी आधी गाड़ी 15-20 टन कोयला, जो कि जिसकी अभी मालियत 20-22 हज़ार टन की है, प्लस 25-5 हज़ार उसका किराया। अभी LPG पे जो हमने स्टार्ट किया तो LPG के हमारे 20 सिलेंडर लगे, तो 20 सिलेंडर मेरा ख्याल नहीं वो 75-75 हज़ार के भी नहीं होंगे। आमतौर पर ईंटों के भट्टे में आग रोजाना नहीं सुलगाई जाती। किसी भी भट्टे में कोयले को साल में 2 से 3 बार ही आग देने की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद लकड़ी के बुरादे और मजीद कोयला डालने से भट्टा सुलगता रहता है और ईंटें पकती रहती हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, बारिशें सवेर को आ जाती हैं और बाज़ का मार्केट जो है उसके ईंटों की कीमतें गिर जाती हैं। कोयला जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब हमारे ख़ास तौर पे KPK में, बलूचिस्तान में और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ फैसलाबाद में, लोगों ने एहतजाजन भट्टे बंद कर दिए और करने जा रहे हैं।
भट्टा मालकान एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में ईंटों के भट्टों की तादाद तकरीबन 20,000 है, जहां कोयले के ज़िया को कम और लकड़ी के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने गैस फायरिंग का नया तरीका मुतारिफ कराया है, जिसे सिखाने के लिए ट्रेनर्स नेपाल से पाकिस्तान आए। LPG गैस से हम डायरेक्ट कोयला को बर्न करेंगे, कोयला को बर्न करके वहाँ जो है हीट जो है हम क्रिएट करेंगे। हीट क्रिएट करने के बाद हम जो है उसको फिर कम्प्लीटली कोयला से फायरिंग करेंगे। माहिरीन के मुताबिक भट्टे में रवायती तरीके से आग जलाने में जहां 48 घंटे तक लग जाते हैं, LPG से ये काम ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में किया जा सकता है। इस तरीके से लकड़ी का इस्तेमाल तो ख़त्म होगा, लेकिन दर्जा हरारत काबू में रखते हुए कोयले का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। कोयले का बर्निंग पॉइंट तकरीबन 450 डिग्री से ऊपर शुरू होता है। जब गैस के ज़रिए फायरिंग की गई है तो उससे टेम्परेचर पहले ही इतने बना लिए जाते हैं कि जब वो कोयला डाला जाए तो वो पूरी तरह जल सके और जल के आगे कोयला अपना टेम्परेचर दे। तो कोयला अगर आपका आग शुरू करने पे 10 टन लगना था तो आपका 5 टन लगता है। अभी कॉप में भी एक कोल का बहुत चर्चा है, कैसे हम नेट ज़ीरो एमिशन लाना है। ब्रिकलिन में अभी तो कोल रिप्लेस नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ कोल। पाकिस्तान में भट्टों पर गैस फायरिंग का पहला कामयाब तजर्बा कसूर में नवंबर 2021 में किया गया था। इसे देखने के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले भट्टा मालिकान के मुताबिक ये तरीका कम आलूदगी पैदा करेगा। अभी ये तरीका जो मैंने देखा है ना, ये बहुत अच्छा, सिंपल और बहुत इजी भी है और इंशाल्लाह हम भी अपनाएंगे कोयटा में। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं अगर एक जंगल बचा लूँगा, जब आग लगती है उस दिन उस पूरे इलाके में एक काला धुआं फैल रहा होता है और ये LPG में आग लग रही है, यहाँ धुआं नज़र ही नहीं आ रहा। ईंटों के भट्टों की सनत से जुड़े अफराद कहते हैं कि जिस तरह रवायती भट्टों को ज़िगज़ैग पर मुंतकिल करने के लिए हुकूमती इदारों ने SOPs और कवानीन के ज़रिए अमल दरामद करवाया, इसी तरह गैस फायरिंग को भी भट्टा मालकान के लिए लाजिम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़िले सतह पर भट्टा मालकान के लिए तरबियती सेशंस का इनेकाद भी ज़रूरी है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, जड़ावाला। इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कितना आम किया जा सकता है और इससे माहौल में कहां तक बेहतरी आ सकती है, इस पर बात करते हैं नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के असद महमूद से। असद, ये जो नए तरीके मुतारिफ करवा जा रहे हैं, आपके ख्याल में इनके आम होने में और ज़्यादातर भट्टों में इस्तेमाल होने में कितना वक्त लगेगा? कोई खातिर खा तब्दीली नज़र आती है आपको इसके बाद? जी, ये जो पूरा एक तब्दीली का सफ़र जो ज़िगज़ैग किलन का अगर आप देखें, इतने कम दौरानिए में जनवरी 2017 से जिसका आगाज़ हुआ और 2 से 3 साल के अरसे में इतने बड़े पैमाने पे तब्दीली आना और मुतहर्रिक रखना एसोसिएशन को, लोगों को इसके फ़ायदे समझ आना, तो एक तो ये हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी के तारुफ से लोगों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रुझान भी आया है और ख़ास तौर पे ये जो LPG पे जिस तरह अब कन्वर्जन फायरिंग का, इनिशियल फायरिंग का जो आगाज़ किया जा रहा है, इस पर कुछ काविशें ये भी की गई हैं कि इसको तस्वीर की मदद से और उर्दू ज़बान में भी इसको ट्रांसलेट भी किया गया है एक किताबचे को, जो कि रहनुमाई फ़राहम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा भट्टा मालकान को। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से भी इस पर जो है कुछ EPA के ऑफिशियल्स के ऊपर भी कुछ उनकी ट्रेनिंग्स के लिए भी कुछ बाकायदा इंस्ट्रूमेंट EC मॉड और बाकी इदारों की FCDO की जानिब से भी कुछ इक्विपमेंट दिए गए हैं, जिसमें EPA के ऑफिशियल्स की रोलिंग जो है बेसिस पे वो इक्विपमेंट हैंड ओवर किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो भट्टे से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं मिशंस के, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग दी जा सके। और ख़ास तौर पे जब ये LPG फायरिंग के हवाले से जो इसमें फ्लेम बर्नर्स यूज़ होते हैं, या जो आपने अपनी वीडियो में भी देखा कि हाथों में इंस्ट्रूमेंट गैजेट्स भी थे टेम्परेचर मेजरमेंट करने के, तो ये इनडायरेक्टली इंस्ट्रूमेंटेशन भी प्रमोट हो रही है, टेक्निकल लोगों को भी रोज़गार के ज़राए भी मिल रहेंगे इसमें से। और दूसरा ये है कि इसमें जिस तरह बताया गया कि लकड़ी की बचत तो है, लेकिन ये है कि कोयले की लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो रहा है कि फ्यूल प्रिपरेशन इज़ वन ऑफ द थिंग कि जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। कोयले की क्वालिटी, उसका कितना ऑप्टिमम साइज़ होना चाहिए। असद, एक चीज़ अगर हम इसी को आगे बढ़ाते हैं बात को, तो लाहौर की हद तक तो डेफिनेटली हुकाम की तरफ से मल्टीपल टाइम्स हम ये स्टेटमेंट्स देख सके हैं कि स्मॉग की वजह जो है उसमें भट्टे का एक काफ़ी रोल है। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए कोई और इक़दाम भी किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से?
جی ویسے تو دیکھیں اب تو جو اس کاوش سے جو بھٹے والوں کا ہی پہلے نام آتا تھا، تو یہ زگ زیگ کی وجہ سے تو کافی حد تک جو ان کے اگر آپ دیکھیں بلیک کاربن ایمیشن ریڈکشن جو ہے وہ جس حد تک ہوئی ہے، اور اسی طرح پارٹیکولیٹ میٹر جو کنزمپشن 30 سے 40% تک جو کم ہوتی ہے، جو کہ فوگ اور اسموک میں بھی ایک لیڈی کردار ادا کرتی ہے، وہ تو کافی حد تک کمی کی طرف ڈیفینیٹلی گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مین جو معاملات دیکھے جا سکتے ہیں وہ ہیں آپ کی گاڑیوں سے جو اخراج ہوتا ہوا دھواں، ان کی پراپر ایفیشنسی کا نہ ہونا. سملرلی آپ کی جو انڈسٹریز ہیں، تو اس پہ ای پی اے اور باقی آفیشلس کی جانب سے جتنی بھی نئی انڈسٹریاں لگ رہی ہیں ان کو سخت ہدایات ہیں درخت لگانے کی، جو انوائرمنٹل جو ان کے ایمیشنس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آلات لگانے کی، اور اسی طریقے سے ساتھ میں جو آپ کی ہمیں بہت سے قوانین جو ہیں اور ان کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح ایک چیز اصل لاسٹ پہ بالکل کوئکلی اگر آپ ایڈ کرتے چلیں کہ یہ جو استعمال شدہ ٹائر جلانے کا معاملہ ہے اینٹوں کے بھٹوں میں، وہ کیا ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے؟ ایسے قوانین کی ضرورت ہے کہ آگے ہم ان کو اشور کر سکیں؟ دیکھیں اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر وہ آگ جلانے کا آپ نے دیکھا ہوگا پروسیس، تو اس کے سائز جو ہیں اگر آپ دیکھیں اتنے چھوٹے کر دیے گئے ہیں ہولز کے جہاں پر کول فیڈنگ کی جاتی ہے. تو وہاں پر جو جس طرح ٹائر کو پہلے تو فیول پریپریشن پہ جو ان کا کاسٹ اینڈ ٹائم لگے گا، تو اس پہ میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک بالکل لیٹسٹ برانڈ کی کوئی گاڑی لے اور اس کے اندر کوئی 2 نمبر تیل ڈالے تو یہ کوئی نہیں چاہے گا. تو زگ زیگ جو ہے نا لوگوں کو اس چیز پہ زگ زیگ آپ کے خیال میں ہیلپ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے جو قوانین ہیں وہ انڈائریکٹلی روک رہا ہے ٹائر بڑھنے. بہت بہت شکریہ اسد محمود آپ کا ہم سے اس حوالے سے بات کرنے کا. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. کووڈ-19 سے پہلے ڈیلٹا اور اب اومیکرون ویریئنٹس کی وجہ سے بڑھتے ہوئے کیسز سے امریکی طلباء کی تعلیمی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ان بڑھتے ہوئے کووڈ کیسز کی وجہ سے اب ریاست کیلیفورنیا کی بھی بہت سی یونیورسٹیز ان پرسن کلاسز منسوخ کر کے آن لائن کلاسز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے. اس سلسلے میں تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے ملکوں سے امریکہ آئے ہوئے طلباء کے کیا تحفظات ہیں، آئیے جانتے ہیں. کیلیفورنیا کی یونیورسٹی کے زیادہ تر طالب علم موسم خزاں میں یونیورسٹی کے اندر پڑھائی کا سلسلہ شروع کیے جانے پر خوش تھے، لیکن کورونا کی قسم اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز نے کیلیفورنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں کو دوبارہ آن لائن تعلیم شروع کرنے پر مجبور کر دیا ہے. ڈیرک کا تعلق چین سے ہے. وہ یہاں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کوآپریٹو ہاؤسنگ کی ایک عمارت میں مقیم ہے. ڈیرک کا UCLA میں تعلیم کا دوسرا سال ہے، لیکن اب تک وہ صرف ایک سیمسٹر کے لیے کلاس روم گئے ہیں. I do very much enjoy being on campus with everybody. مجھے سب لوگوں کے ساتھ کیمپس میں رہنا بہت ہی اچھا لگتا ہے. ایک دوسرے سے ملنا جلنا، سماجی زندگی اور میل ملاپ سبھی. اور پھر مجھے کلاس روم میں ہونے، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کا احساس پسند ہے. جب میں کیمپس میں ہوتا ہوں تو پڑھنے کی ایک تحریک ملتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ آن لائن ہونے کی صورت میں نہیں ملے گا. Everything is online. لیکن اب ڈیرک اپنے ہزاروں ساتھی طالب علموں کی طرح پھر سے اپنے کمرے میں کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے. اگر موسم سرما اور بہار دونوں ہی سیمسٹر آن لائن ہونے والے ہیں تو اپنی گریجویشن کے وقت میں نے کیمپس میں صرف 1/4 وقت گزارا ہوگا. مجھے واقعی لگتا ہے کہ یہ کافی دکھ کی بات ہے. 21 سالہ جان ایک فرٹرنٹی ہاؤس میں رہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب انہیں اور ان کے ساتھیوں کو دوبارہ آن لائن جانے کے بارے میں پتہ چلا تو سبھی نے بہت زیادہ دباؤ محسوس کیا. Nobody learns anything. کوئی کچھ بھی نہیں سیکھتا. آپ کچھ نہیں سیکھتے. آدھا وقت آپ اپنے زوم کو آن کر کے بس ادھر ادھر گھوم پھر کے کچھ بھی کر رہے ہوں گے. اب تک کیلیفورنیا کی 7 یونیورسٹیوں نے، جن میں اسٹینفورڈ اور یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا شامل ہیں، آن لائن کلاسز کا اعلان کیا ہے. یونیورسٹیاں کیمپس میں کلاسوں میں لوٹنے والے تمام اسٹوڈنٹس سے کووڈ بوسٹر شاٹس کا ثبوت بھی مانگ رہی ہیں. لیکن بوسٹر شاٹس کی شرط کچھ طالب علموں کے لیے ٹیوشن کی فیس ادا کرنے کی فکر سے کہیں زیادہ کم ہے. ایک انٹرنیشنل طالب علم کی حیثیت سے ڈیرک اپنی تعلیم کے لیے تقریباً $40,000 سالانہ ادا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن تعلیم حاصل کرنے پر ان کا اتنا خرچ نہیں آنا چاہیے. ایک طالب علم کے طور پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکمل طور پر منصفانہ ہے کہ ہم اتنی رقم ادا کریں جتنی ہم کر رہے ہیں.
VOA نے UCLA اور یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کا موقف جاننے کے لیے درخواست کی ہے، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ فی الحال یونیورسٹیاں صرف چند ہفتوں کے لیے آن لائن کلاسز منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جو یہاں بہت سو کے لیے خوش آئند خبر ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ توجہ دینے والے اور شوق سے پڑھنے والے ہیں، تب بھی اس کا کلاس روم میں ہونے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہاں کے بہت سے طالب علم صرف کلاس روم میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ کرسٹینا شچینکو کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ کووڈ-19 کی ڈیلٹا اومیکرون اقسام کی وجہ سے جہاں کالج کے کچھ طلباء اور والدین کو تحفظات ہیں کہ ان کی تعلیم آن لائن منتقل ہو جانے سے متاثر ہوگی، وہیں بچوں کے کچھ والدین کو یہ بھی فکر ہے کہ بڑھتے ہوئے کیسز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس ان کے بچوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ خاص طور پر اس وقت والدین میں یہ خدشات اور بھی بڑھ جاتے ہیں جب ان کے بچے ہائی رسک ہوں یا ان کے اسکول پوری طرح سے حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد نہ کر رہے ہوں۔ انہی تحفظات کو صبا شاہ خان نے بچوں کے ڈاکٹر برائن کان کے سامنے رکھا اور ان سے ڈسکس کیا۔ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے کیسز میں اضافے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے بچوں کو یا تو قرنطینہ یا مثبت کووڈ ٹیسٹ کی وجہ سے گھر بھیجا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب بچوں کو اسکول جا کر پڑھنا ہے تو جو بچے چند ہفتوں کے لیے قرنطینہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے آن لائن تعلیم حاصل کرنے کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اور یہ ان بچوں کے لیے ایک طرح کی افسوسناک اور مشکل صورتحال ہے۔ وہ بچے جن کو زیادہ خطرہ ہے، یہ وہ بچے ہو سکتے ہیں جنہیں پھیپھڑوں یا دل کا مرض لاحق ہو یا اعصابی مسائل یا کینسر۔ ان کے لیے میری سفارش تعلیمی سال کے آغاز سے یہ ہے کہ ایک آن لائن متبادل تلاش کریں۔ ان بچوں کو واقعی کووڈ کے انفیکشن سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ کیسز کن لوگوں میں نظر آ رہے ہیں؟ چھوٹے بچوں میں، اسکول جانے والے بچوں میں، یا کالج اور یونیورسٹی میں؟ ہم نے پچھلے 2 یا 3 ہفتوں میں جتنے کیسز دیکھے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھے تھے۔ کسی نہ کسی وجہ سے یہ واقعی بچوں کو بہت متاثر کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے ان کے لیے ویکسین کی منظوری مل جانے کے باوجود 5 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کی ایک بڑی تعداد کو ویکسین نہیں لگی ہے۔ یقینی طور پر بڑی عمر کے بچوں کی ایک بڑی تعداد جن کے لیے یہ کئی مہینے پہلے منظور کی گئی تھی ویکسین لگوا چکے ہیں، لیکن 5 سے 12 سال کے ہمارے آدھے سے بھی کم مریض بچوں نے ویکسین لی ہے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کو ویکسین دینا نہیں چاہتے۔ میں والدین کو اس کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن غلط معلومات کو شکست دینا مشکل ہے۔ اومیکرون کرونا کی اب تک کی کسی بھی دوسری قسم سے زیادہ متعدی ہے۔ وہ بچے جو وائرس سے متاثر ہوتے ہیں ان کے مرض کی شدت کتنی ہو سکتی ہے، اور والدین اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی وقت لگے گا یہ جاننے کے لیے کہ اومیکرون کتنا خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ ابھی اتنا وقت نہیں گزرا ہے کہ پتہ چل سکے آیا یہ بچے کچھ ہفتوں بعد بیمار ہو جائیں گے۔ جہاں تک والدین کو مشورے کا تعلق ہے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں تو ان کے ماسک کی فٹنگ مناسب ہے۔ اگر آپ انہیں KN95 یا N95 ماسک فراہم کر سکتے ہیں جو وہ دن کے وقت پہن سکتے ہیں تو وہ کپڑے سے زیادہ مؤثر ہے۔ ماسک لگائیں اور انہیں یاد دہانی کرائیں کہ وہ اسکول میں دوسرے بچوں سے 6 فٹ کے فاصلے پر رہنے کی کوشش کریں، اور یہ سب سے بہترین مشورہ ہے جو ہم دے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں یقیناً اسکول نہ بھیجیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔